स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में चर्चा की थी, डिटेल में समझ लिया था। अब तक हम लोग परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ चुके हैं, आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ चुके हैं, आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ चुके हैं। ये तत्वों की परमाणविक गुण हैं, परमाणविक गुणों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस क्रम में जो अगला आएगा, चौथा जो परमाणविक प्रॉपर्टी आएगी, वो है विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये है क्या? मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि अगर कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है किसी दूसरे एटम के साथ, तो एक अणु हुआ। तो किसी अणु में जो परमाणु है, तत्व के परमाणु हैं, वो जो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, तो सहसंयोजी बंध में दो इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एकल सहसंयोजी बंध है, जैसे अगर हम ये बात करें कि अगर ए ले लें और ये बी ले लें, आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है बंध के निर्माण में और एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया है। बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, तभी तो सहसंयोजी बंध बनेगा। तो जब बंध का निर्माण हो रहा था, दोनों ने इलेक्ट्रॉन साझा तो कर लिए, लेकिन साझा करने के बाद जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, बी इसको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगा और ए इसको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगा। तो यही जो आकर्षण बल है, जो ए और बी जिस आकर्षण बल से ये आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं, उसी आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। मतलब समझिए, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता से बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब कोई परमाणु या विलग गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऊर्जा को हम कह रहे हैं, जो ऊर्जा अवशोषित हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। लेकिन यहां पे ऊर्जा नहीं है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? आकर्षण बल है। जिस आकर्षण बल से कोई आबंधी परमाणु आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस आकर्षण बल को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। समझ मारिए ठीक से। मतलब सीधी बात है कि जो आबंधी मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या है? ये है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और ये बॉन्डेड एटम। तो बॉन्डेड एटम, भाई जब जरूरत थी साझा करने, इलेक्ट्रॉनों को साझा करने की आवश्यकता थी, तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध तो बना लिया। लेकिन बंध बनाने के बाद दोनों की कोशिश होती है कि ये अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाए। ये ए चाहेगा मैं अपनी तरफ खींच लूं, बी चाहेगा मैं अपनी तरफ खींच लूं। तो जिस आकर्षण बल से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, उसी आकर्षण बल को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मतलब विद्युत ऋणात्मकता ऊर्जा नहीं है, ये आकर्षण बल है जो आबंधी परमाणु, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगाता है। तो देखिए, किसी अणु में आबंधी परमाणु जिस आकर्षण बल से
आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे उस परमाणु या तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात यह है कि ये जो आकर्षण बल जो आरोपित कर रहे हैं परमाणु, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पर जो आकर्षण बल आरोपित कर रहे हैं, ये आकर्षण बल बॉन्डेड स्टेट में है, मतलब बंध बन चुका है। बंध के बनने के बाद ही आकर्षण बल की बात हो रही है। तो जो इसका कैलकुलेशन है विद्युत ऋणात्मकता का, वो कैलकुलेशन सबसे सही कैलकुलेशन विद्युत ऋणात्मकता का पॉलिंग ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? पॉलिंग ने। उनके जो मापन है, उनकी जो स्केल है, उसे पॉलिंग स्केल कहते हैं। तो पॉलिंग ने ये जो बंध ऊर्जाएं हैं, कोई भी बंध अगर बनेगा तो बंध ऊर्जाओं के आधार पर उन्होंने विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्ञात किया। मतलब जैसे यहां पे A और B के बीच बंध का निर्माण हो रहा है, ठीक? जैसे ये देखें, चलिए बात करते हैं पॉलिंग स्केल की। पॉलिंग स्केल यानी पॉलिंग ने किस तरह से विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात किया। इन्होंने हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता को X से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 माना और इससे दूसरे तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात की। अब देखिए, ये जो है, ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्ञात किया बंध ऊर्जाओं के आधार पर। किसके आधार पर? बंध ऊर्जा के आधार पर। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्ञात किया। मतलब किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता नहीं ज्ञात की, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्ञात किया। जैसे इन्होंने बताया कि देखो, ये A मॉलिक्यूल है, ये B मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करता है और A B का मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये बंध टूटेगा, ये बंध टूटेगा, ये बंध बनेगा। तो बंध ऊर्जाओं में मैं आपको बता दूं, जब किसी बंध का निर्माण होता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और जब कोई बंध टूटता है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। बंध के बनने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बंध को तोड़ने में उतनी ही ऊर्जा अवशोषित होती है। यानी बंध ऊर्जा को आप डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा या 1 मोल बंध का निर्माण करने में निर्गत ऊर्जा को बंध ऊर्जा कहते हैं। तो माना जो बंध ऊर्जाएं हैं, तो EAA A2 के लिए, EBB B2 के लिए और EAB AB मॉलिक्यूल के लिए। तो बंध ऊर्जा के आधार पर तत्व, इसमें देखिए 2 तत्व हैं A और B। तो A की विद्युत ऋणात्मकता माइनस B की विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता का क्या ज्ञात किया था? अंतर ज्ञात किया था। तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर होता है वो होता है 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ
ई ए बी, मतलब कि ए बी की बंध ऊर्जा माइनस फिर इसके अंदर स्क्वायर रूट ई ए यानी ए की बंध ऊर्जा इंटू ई बी बी, बी की बंध ऊर्जा। ये जो बंध ऊर्जा ज्ञात किया इन्होंने किलो कैलोरी प्रति मोल में ज्ञात किया। किसमें ज्ञात किया? किलो कैलोरी प्रति मोल में ज्ञात किया। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को मतलब कि ई ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ई ए इंटू ई बी बी, इसे कहते हैं डेल्टा ई। तो यहां पे डेल्टा ई, भाई ये स्क्वायर रूट के अंदर, बाहर वाले स्क्वायर रूट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये देखो ए और बी की विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा ई। तो ये थोड़ा छोटा हो गया, हम डेल्टा ई सी डायरेक्ट ज्ञात करके वहां वैल्यू रख सकते हैं, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इससे ज्ञात किया जा सकता है। और अगर इसको किलो जूल प्रति मोल में ज्ञात करना है, ये किलो कैलोरी प्रति मोल में है, ये किलो जूल प्रति मोल में ज्ञात करना है। एक्स ए माइनस एक्स बी 0.102 स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा ई, ये जो वैल्यू आई ये किलो जूल प्रति मोल में आई, किलो जूल प्रति मोल में। तो ये दो मान हैं जिससे विद्युत ऋणात्मकता का अंतर पॉलिंग ने कैलकुलेट किया, और ये ज्यादा एक्यूरेट है। और भी विधियां हैं, लेकिन उन विधियों से उतना एक्यूरेट विद्युत ऋणात्मकता का ज्ञात नहीं किया जा सकता। दूसरी जो स्केल है ऑलरेड एंड रॉशो स्केल, ऑलरेड एंड रॉशो स्केल, इसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं ज्ञात किया, इसमें तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात की गई। किसी भी तत्व, किसी एक तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात कर सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश और उसकी परमाणु त्रिज्या। दो बातें पता होनी चाहिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश और उसकी परमाणु त्रिज्या। तो इसमें देखिए, जैसे एक तत्व ए की विद्युत ऋणात्मकता, तत्व ए की विद्युत ऋणात्मकता एक्स ए इक्वल्स टू 0.359 जेड इफेक्टिव। मैंने बताया ना कि प्रभावी नाभिकीय आवेश अपॉन आर स्क्वायर, परमाणु त्रिज्या, प्लस 0.744, इस मान से ज्ञात कर सकते हैं, जहां पर जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? एक्चुअल नाभिकीय आवेश माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आर परमाणु त्रिज्या, आर जो है परमाणु की त्रिज्या है। तो ये ऑलरेड एंड रॉशो स्केल है, इसकी सहायता से हम किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए तीसरा भी मान है, तीसरा मान है मुलिकन ने किया, मुलिकन अप्रोच कहते हैं उसको। मुलिकन्स अप्रोच, मुलिकन का प्रयास। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयनन ऊर्जा के मान की सहायता से ज्ञात किया विद्युत ऋणात्मकता। तो तत्व ए की
विद्युत ऋणात्मकता तत्व ए की विद्युत ऋणात्मकता, सपोज दैट एक्स ए, तो एक्स ए का मान 0.187 ब्रैकेट के अंदर आयनन ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्लस 0.17। इस फार्मूले से हम लोग तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात कर सकते हैं। ये जो है आयनन ऊर्जा है और ये जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। आगे बात समझ में। तो इन तीन मानों, ये तीन स्केल हैं जिनकी सहायता से हम तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात कर सकते हैं। ये विद्युत ऋणात्मकता को ज्ञात करने की विधियां हैं। अब आइए बात करते हैं आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता में उपनति। आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता में उपनति मतलब ट्रेंड, आवर्त सारणी में ये किस तरह से बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। तो पहले बात कर लें आवर्त में। आवर्त में बात कर लें तो देखिए, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो हमें पता है नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अच्छा, अब ये जरा समझिए इस बात को कि जैसे मैंने आपको समझाया कि A इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर तो ऋणावेश होता है। A क्यों खींच रहा है? क्योंकि A के नाभिक में धनावेशित है नाभिक। A के पास भी नाभिक है, B के पास भी नाभिक है। तो एक्चुअल में परमाणु A नहीं खींच रहा है इन इलेक्ट्रॉनों को, परमाणु A के अंदर उपस्थित उसका नाभिक खींच रहा है। मतलब नाभिकीय आवेश इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जिसका नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी होगा वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लेगा, और जिसका नाभिकीय आवेश थोड़ा कम प्रभावी होगा, कम होगा, वो उतना तेजी से आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएंगे, है ना, दूसरी तरफ से दूर हो जाएंगे, पहली तरफ से दूर हो जाएंगे, दूसरी तरफ थोड़ा झुक जाएंगे। तो ये जो है, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है एक एक करके। और जब बढ़ने लगेगा नाभिकीय आवेश तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, यानी जाहिर सी बात है कि विद्युत ऋणात्मकता इसकी बढ़ेगी। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है, अतः स्पष्ट है कि विद्युत ऋणात्मकता का मान क्षारीय धातुओं से हैलोजनों तक बढ़ेगा। मतलब क्षारीय धातुएं सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है और हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता किसी आवर्त में सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है?
और इसी तरह केवल हैलोजनों तक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि नोबल गैसेस में बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उनकी संयोजकता शून्य होती है। इसी तरह वर्ग में, जब आप वर्ग में नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि नाभिक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से थोड़ा दूर होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता घट जाएगी, जिसके फलस्वरूप विद्युत ऋणात्मकता घटने लगती है। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बस यही सिंपल सा ट्रेंड है और ज्यादा कुछ इसमें समस्या की बात नहीं है। यही है विद्युत ऋणात्मकता। अन्य गुणों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अन्य गुण क्या है, क्या है अन्य गुण इनके? विद्युत ऋणात्मकता तो हो गया, और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे धन विद्युती और ऋण विद्युती लक्षण, धात्विक लक्षण, ठीक है, ये सब धात्विक अधात्विक लक्षण, अपचायक और आक्सीकारक गुण। तो इनकी एक बार हम एक टेबल बना करके उससे समझ लेते हैं। देखें, इसी में समझा देता हूं मैं एक साथ। जब हम कोई आवर्त लेते हैं, आवर्त, तो आवर्त में मूव करते हैं कहां से? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं हो जाते हैं किसी भी आवर्त में। तो जब बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या चीज बढ़ेगी? नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, ठीक, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या घटेगी, कोई दिक्कत नहीं, परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। तो जब नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है और परमाणु की त्रिज्या घट रही है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटेगी। भाई नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है ना, तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा स्ट्रांगली बांध के रखेगा, और ज्यादा स्ट्रांगली बांध के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। भाई नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। समझ हमारी बात? ये हम कहां चल रहे हैं? किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर हम लोग मूव कर रहे हैं किसी आवर्त में, ठीक। तो ये चीज है। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता घटेगी और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट रही है, और जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धन विद्युती तत्व होता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण विद्युती तत्व होता है। तो इसका मतलब धन विद्युती लक्षण घटेगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता घट रही है, जबकि ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा। ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट रही है तो धन विद्युतीय लक्षण घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है तो ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ जाएगा। अब इसी के अनुसार समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो तत्व त्यागता है उसका आक्सीकरण होता है, और जिसका आक्सीकरण होता है वो अपचायक पदार्थ होता है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता घट रही है, मतलब अपचायक गुण घटेगा। अपचायक गुण घटेगा और आक्सीकारक गुण, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा। ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब इसी आधार पर आप समझ लीजिए धात्विक और अधात्विक लक्षण, ये हम आवर्त में बात कर रहे हैं भी सारी। धात्विक और अधात्विक लक्षण, धातु कौन है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दें, लेकिन यहां तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट रही है। इसका मतलब धात्विक लक्षण घटेगा। धात्विक लक्षण घटेगा और अधात्विक लक्षण बढ़ेगा। अधात्विक लक्षण बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? इतनी प्रॉपर्टीज में बदलाव होता है, इतने गुणों में, इतनी चीजों में बदलाव होता है। अब आइए बात कर लें ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों का गुण। ऑक्साइडों के देखिए अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड जो अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, और जो उभयधर्मी मतलब कि मेटलॉइड, मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के लक्षण हैं, उनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, है ना? तो ऑक्साइडों की क्षारीय, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धातु से अधातु हो रहा है, तो धातुएं क्षारीय होती हैं और अधातुएं अम्लीय होती हैं, तो क्षार से अम्ल होता जा रहा है। यानी कि इसका मतलब कि ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटेगी और अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे देखें, कुछ उदाहरणों से मैं समझा दूं आपको। जैसे ये सोडियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ये सिलिकॉन ऑक्साइड है SiO2, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का ऑक्साइड P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, उसके बाद सल्फर का ट्राई ऑक्साइड, फिर Cl2O7। इसमें देखें अगर ध्यान से तो ये दोनों ऑक्साइड क्षारीय हैं, ये जो ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी है, उभयधर्मी है, और ये बाकी जितने ऑक्साइड आगे वाले हैं ये अम्लीय हैं। तो ऑक्साइडों का
जो लक्षण है वो कैसा हो रहा है, क्षारीय से अम्लीय हो रहा है बाएं से दाएं जाने पर। आ रही बात समझ में? बाएं से दाएं जाने पर जो लक्षण है वो क्षारीय से अम्लीय हो रहा है अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो। क्लियर? अब आइए बात करते हैं वर्ग में। वर्ग में सब चीजें उलट हो जाएंगी। ठीक, देखिए यहीं पे समझा दूं मैं। वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। तो देखिए नाभिकीय आवेश, इसकी बात मत करिए क्योंकि नाभिकीय आवेश की का मतलब नहीं, नाभिकीय आवेश तो बढ़ता ही है। वर्ग में भी नीचे जाएंगे तो नाभिकीय आवेश की में बढ़ोतरी होगी। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, ये एरो ऊपर की तरफ मतलब बढ़ेगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बिल्कुल बढ़ेगी क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो बाहरी कोश जो है नाभिक से दूर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटेगी। जब त्यागने की क्षमता बढ़ रही है तो ग्रहण करने की क्षमता कहां से होगी? धन विद्युतीय लक्षण, त्यागने की क्षमता बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ रही है तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा, ऋण विद्युतीय लक्षण घटेगा। अपचायक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बिल्कुल बढ़ेगी। आक्सीकारक गुण घटेगा। धात्विक लक्षण बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ रही है। अधात्विक लक्षण घटेगा। ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति, किसकी? ऑक्साइडों की। ये क्या होगी? बढ़ेगी। जब क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी तो अम्लीय प्रकृति घटेगी। तो आशा है सबको समझ में आ गई बात मेरी। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने सारे लक्षण को ओवरऑल आपको समझा दिया, वर्ग में नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अब एक चीज और बचती छोटी सी, संयोजकता को भी समझ लेते हैं। संयोजकता, देखिए तत्व की संयोजकता या तो हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाली जाती है या तो ऑक्सीजन के सापेक्ष, है ना। किसी वर्ग में संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। वर्ग में साधारणतया तत्वों की संयोजकता स्थिर रहती है। जैसे क्षारीय धातु में ले तो सभी क्षारीय धातुओं की संयोजकता 1 है, सभी क्षारीय मृदा धातुओं की संयोजकता 2 है। तो इस तरह वर्ग में अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, देखिए मैं आपको कंपाउंड दे करके समझा देता हूं। हाइड्रोजन के सापेक्ष, हाइड्रोजन के सापेक्ष देखिए, चलिए बात करते हैं। सोडियम है तो सोडियम हाइड्राइड ऐसे बनाएगा। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2 बनाएगा, AlH3 बनाएगा, SiH4 बनाएगा, Si के बाद फॉस्फोरस PH3 बनाएगा, ये H2S बनाएगा और ये HCl बनाएगा। तो देखिए जो तत्व की संयोजकता है, संयोजकता यहां सोडियम की संयोजकता 1 है, यहां मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, 2 हाइड्रोजन, यहां एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, यहां सिलिकॉन की संयोजकता 4 है, फास्फोरस की 3 है, सल्फर की 2 है, क्लोरीन की 1 है। तो 1 से लेकर के 4 तक बढ़ी और फिर 4 से लेकर के 1 तक घट गई।
तो हाइड्रोजन के सापेक्ष जो संयोजकता है वो पहले 1 से 4 तक बढ़ती है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, और फिर 4 से घटकर वापस 1 हो जाती है। ऑक्सीजन के सापेक्ष, ऑक्सीजन के सापेक्ष, चलिए देखते हैं, ऑक्सीजन के सापेक्ष भी यौगिक बना लेते हैं। सोडियम का ऑक्साइड होता है Na2O, मैग्नीशियम का MgO, इसका Al2O3, इसका SiO2, इसका P2O5, इसका SO3 और इसका Cl2O7। अब देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता चली गई सोडियम पर और सोडियम की संयोजकता चली आई ऑक्सीजन पे। ऐसे तो बनता है कंपाउंड, दोनों की संयोजकता एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाती है, इसी को कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। तो संयोजकता यहां सोडियम की, यहां मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, सिलिकॉन की, फास्फोरस की, सल्फर की, क्लोरीन की। तो देखिए ऑक्सीजन कितना 1, तो सोडियम की संयोजकता 1। देखिए अब यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता 1 नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। तो इसका 2 यहां आया होगा, तो इसका 2 वहां गया होगा, तो 2 2 कट के 1 हो गया, इसका मतलब ये 2 है। इसमें देखो ऑक्सीजन एल्युमिनियम पे 2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता सही है। तो ऑक्सीजन पे कितना लिखा 3, तो ये संयोजकता 3। यहां पे 2 नहीं लिखा, तो अगर यहां 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहां 2 लिखा है तो 5 ले लेंगे, यहां 1 लिखा है तो 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहां 2 लिखा है तो ये 7 हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 7 तक तत्वों की संयोजकता बढ़ती है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो उम्मीद है कि सब लोगों को समझ में आ गई होगी बात। ये हमने आज तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और तत्वों के गुणों में आवर्तिता, ये 2 अलग अलग चैप्टर नहीं है, एक्चुअल में ये एक ही चैप्टर है, लेकिन आपकी बुक में ये 2 अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं, इसलिए मैंने 2 अलग अलग चैप्टर में इन टॉपिक को पढ़ाया। पहले मैंने पढ़ाया कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, और फिर मैंने आपको पढ़ाया कि तत्वों के गुणों में किस प्रकार की आवर्तिता पाई जाती है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके आप क्वेश्चन जरूर करें, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करें। अगर इतने टॉपिक में तत्वों के गुणों में आवर्तिता चैप्टर में अगर किसी भी टॉपिक में, चाहे वो परमाणु त्रिज्या हो, चाहे वो आयनन ऊर्जा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो, चाहे वो वैद्युत ऋणात्मकता हो, या और भी जो प्रॉपर्टीज मैंने समझाई, इनमें किसी भी प्रॉपर्टी में आपको कोई भी समस्या हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि हमको इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है। मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का आपको नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि एनसीईआरटी बुक का ये नंबर क्वेश्चन हमको नहीं आया, 5वां क्वेश्चन नहीं आया। आप लिखिए कि एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 मुझे नहीं आ रहा है, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात मानेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, और अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अगले टर्न से अगला चैप्टर, नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संयोजकता, है ना, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। संयोजकता या वैलेंसी भी इस चैप्टर का नाम है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी चैप्टर है। तो आज यहीं पे रोकते हैं, आज की क्लास में इतना ही, है ना। इसको आप अच्छे से देख लें, समझ लें, कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।